हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का एक बढ़िया सा चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 9th के लिविंग लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और एक 10-5 मिनट में इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। इसी लेक्चर में ये कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन पॉज करके आपको पहले खुद से लिखना है आपको कितना याद है 9 का, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा है, जो जिंदा है, ओके। इसमें छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म तक आ गए, प्लांट एनिमल सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रोसेस स्टार्ट है। हमारी जो बॉडी है फंक्शनिंग कर रही है, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसके अंदर जो प्रोसेस शुरू है, इट इज़ नॉट अ जोक, ओके। सिंपल नहीं है, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें प्रोसेसेस चालू है। तो उसमें के वही प्रोसेस हम पढ़ेंगे जो लाइफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड है। तो कौन कौन से प्रोसेस है? तो उसके लिए एक हिंट है, दैट हिंट इज मिसेस M.R.S. ग्रेंट, G.R.E.N.T, ठीक है, मिसेस ग्रेंट। अभी दिस यम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। क्या? मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं, हलते डुलते हैं, ठीक है, खुद से हल सकते हैं। उसके बाद R फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ओके, बताऊंगा मैं रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन ही डिटेल सीखना है हमें इस चैप्टर में। उसके बाद S फॉर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बताऊंगा, टेंशन मत लो। G फॉर ग्रोथ, ओके। उसके बाद R फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। E फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। N फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब समझो, हाँ, मूवमेंट, मूवमेंट में क्या क्या आएगा? ये जो हम कर सकते हैं, ये जो कुछ भी, दैट इज मूवमेंट। तो मूवमेंट में एक प्रोसेस है, तो ये सारे लाइफ प्रोसेस है। मूवमेंट, मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? बोन्स एंड मसल, समझ रहे हो, बोन्स एंड मसल्स। रेस्पायरेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? रेस्पायरेटरी सिस्टम, 9th में पढ़ा होगा आपने। नाक के अंदर से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं, बॉडी लेवल रेस्पायरेशन, सेल लेवल रेस्पायरेशन, देखेंगे। तो रेस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? रेस्पायरेटरी एक पूरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। उसके बाद सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी माने अगर सपोज मैंने क्या किया, एक सुई ली, छोटी सी पिन ली और आपको ऐसे यहाँ पर टोच दिया तो आपको फील होगा ना, दैट इज सेंसिटिविटी। गर्मी फील होना, ठंडी फील होना। तो सेंसिटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्किन होती है, स्किन होती है। उसके बाद आईज होते हैं, आईज होते हैं, ज़्यादा लाइट गिरने के बाद सेंसिटिव हो जाएगा ना वो। या फिर ईयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करो, कान सुन लेंगे। उसके बाद नोज़ होता है, नोज़ स्मेल के लिए नोज़। उसके बाद टंग होता है, TOUNGE, ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जिससे हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रोथ, ओके। ग्रोथ में क्या पढ़ेंगे हम? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है ना। आदमी की ग्रोथ क्यों बहुत ही है, जब देखो आप पैदा हुए तो इतने से थे, अब इतने 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 बड़ा होते गए, उसको बोलते हैं ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, बैक बेंचर्स का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल टाइप होते हैं उनमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ओके। एबिलिटी, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस अपने ही जैसा। जैसे अब मेरे 2 कैलेंडर है, 2 कैलेंडर मतलब मुझको 2 लड़कियां हैं, ठीक है ना, मेरे जैसी है ना, तो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। पता है मुझे, सबका फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली बैक बेंचर्स का। हम भी जब 12th में थे तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू था तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती थी क्लास में, ओके। तो रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उसके बाद एक्सक्रीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किडनी आती है, किडनी आती है। उसके बाद इसके किडनी के टाइप, कैसी बनती है किडनी, फिर कैसे फिल्टर करती है, बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको कैसे बाहर डाला जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद न्यूट्रिशन। अब इसमें एक्सक्रीशन में आपका स्टूल नहीं आएगा, जो आप मॉर्निंग में जाकर जो स्टूल होता है जिसको टट्टी बोलते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं आएगा।
एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, किडनी एंड स्किन। ओके, तो स्किन के द्वारा जो स्वेट बाहर निकलता है और यूरिन। ओके, यूरिन और स्वेट, ये दो ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर डाले जाते हैं। ठीक है ना, तो जो स्टूल होगा या टट्टी होगी वो आएगा न्यूट्रिशन में। मतलब न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना हमें क्या क्या खाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फिर विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आएंगे न्यूट्रिशंस में। किस में, न्यूट्रिशन में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है। और इसमें के इस चैप्टर में जो बेसिक हमें पढ़ना है दैट इज रेस्पायरेशन। क्या पढ़ना है हमें, रेस्पायरेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने पॉज करके खुद से लिखे होंगे। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करो आप। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोल रहा है, हाउ आर फूड स्टफ, मतलब हम जो खाते हैं, एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, उसमें से जो मिलता है उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, कंटेंट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। आराम से समझो। हाँ, फूड स्टफ आप जो खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद सॉल्यूबल न्यूट्रिशंस बन जाएंगे उसके। सॉल्यूबल मतलब जो पिघलेंगे पानी के अंदर, ब्लड के अंदर पिघलेंगे, तो कैरिड बाय द ब्लड, और ब्लड क्या करेगा, उसको कैरी करके हर सेल तक ले जाएगा, एवरी सेल तक ले जाएगा। ठीक है, तो जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हो गया इंटेस्टाइन में, और सॉल्यूबल न्यूट्रिशन में वो कन्वर्ट हो गया, कैरिड बाय द ब्लड टू द एवरी सेल, ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड ने हर सेल तक उसको लेके गया। ऑक्सीजन इनहेल्ड, मतलब आपने जो ऑक्सीजन अंदर लिया एट द टाइम ऑफ रेस्पायरेशन, जब आप रेस्पायरेशन कर रहे थे तो आपने ऐसे ऑक्सीजन अंदर लिया, कैरिड टू द एवरी सेल, और रेस्पायरेशन हो गया, और रेस्पायरेशन से क्या हो जाएगा, एनर्जी इज प्रोड्यूस। ओके, और आपकी ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो न्यूट्रिशन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले इसका आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ मेंटेन करने के लिए डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये चीज़ें थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देख लो। अब होगा क्या, जो न्यूट्रिशंस होता है, देख लो। न्यूट्रिशंस, तो न्यूट्रिशंस इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। क्या, न्यूट्रिएंट्स मतलब आप जो खाते हो दैट इज न्यूट्रिएंट्स, और उसको सप्लाई करने के प्रोसेस को बोलने का न्यूट्रिशंस। तो ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला जो टाइप होता है उसका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस। कौन सा, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस। ओके, न्यूट्रिशंस, ओके, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस। दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, और तीसरा जो होता है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हो वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो एनर्जी गिविंग हो सकता है, या फिर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, या फिर प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। ओके, तो एनर्जी गिविंग कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसके सोर्स वगैरह देखेंगे डिटेल में, या फिर फैट, ओके, या फिर लिपिड, ये सारे क्या होंगे, एनर्जी गिविंग होंगे। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, प्रोटीन जो नॉनवेज में होते हैं, PROTIEN प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव या रेगुलेटिव क्या होंगे, मिनरल्स एंड विटामिन्स, अलग अलग तरह के मिनरल्स और विटामिन या विटामिन बोल दो। ठीक है ना, तो जो न्यूट्रिशंस आप खा रहे हो डाइजेस्ट होने के बाद, ये जो न्यूट्रिशंस है 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो एनर्जी गिविंग, जिससे एनर्जी दी जाएगी, या फिर बॉडी बिल्डिंग, जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन किस में होते हैं, स्किन में होते हैं, नेल में होते हैं, हेयर्स में होते हैं। ये जो सब एक्सटर्नल लुक दिख रहा है ये सारा क्या है, प्रोटीनस है। ओके, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो प्रोटीन की वजह से बन रहा है। और अलग अलग तरह का रेगुलेशन हो गया,
या फिर प्रोटेक्शन हो गया, तो विटामिन और मिनरल्स के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट किया जाता है। एनर्जी गिविंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। मान लो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये इनका बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। मान लो आप एक ही चीज़ खा रहे हो, मतलब क्या खा रहे हो, आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो आप मोटे हो जाओगे, लेकिन आपकी हेल्थ रेगुलेट होगी क्या, नहीं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट, तो ये तीनों को एक मेंटेन्ड लेवल में इनटेक करना, खाना जरूरी होता है। अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो गई या एक कम हो गई तो आपका जो डाइट है वो अनबैलेंस हो जाएगा और बॉडी प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मसल, इसको थोड़ा सा साइड में रहने दो। उसके पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इसको भी बाजू में रहने दो। विच सिस्टम इज यूज, इसको भी रहने दो। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको क्लियर करेंगे। ये 1 2 3 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो ठीक है। अब देखना, अच्छे से समझना, मैं क्या करता हूं, अब यहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता हूं। क्या बनाता हूं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देख लो, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब ड्राइंग पे मत जाओ, बहुत भारी ड्राइंग है मेरी, मुझे पता है। इस तरह से, अरे सर ऐसा कैसा होगा रे, ऐसा, ठीक है। ये माउथ है इसका, सपोज ये कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये माउथ है इसका। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा पाइप जाएगा, ये ऐसा पाइप जाएगा यहाँ से, ये माउथ का पाइप यहाँ से आएगा, ये दोनों एक जगह पे यहाँ पर अटैच हो जाएंगे ऐसे। ओके, तो इस तरह से ये पाइप नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर डायग्राम दिखा दूंगा मैं, प्रिंटेड इमेज उसकी, टेंशन मत लेना। ये पाइप यहाँ पर 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर ये ऐसा, दिस इज़ नॉट किडनी, किडनी के शेप का लग रहा है आपको, लेकिन ये लंग्स है। ठीक है, अब इसको आपको नेम करना है, आराम से समझो आप। तो ये जो है आपकी, ये क्या है, नोज़ है, नाक है आपकी, ठीक है, नोज़ है। उसके बाद नोज़, ये जो ओपनिंग है वो नोज़ है, और यहाँ की खाने की जो ओपनिंग है, सांस लेने की जो ओपनिंग है, अब जिससे सांस अंदर लेते हो दैट इज़ नोज़, और जिससे खाते हो वो होता है माउथ, MOUTH, क्या होता है वो, माउथ। तो ये जो पाइप है, ये जो ओपनिंग है और ये जो ओपनिंग है, यहाँ जाके एक जगह मिल रहे हैं, दोनों ओपनिंग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जहाँ पर ये मिल रहे हैं उसका नाम होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स, PHAY, फेरिंग्स, ओके, RANX, फेरिंग्स, ओके, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स। ओके, तो उसके नीचे साउंड बॉक्स होता है जिससे आवाज़ जनरेट होता है, जो आवाज़ जनरेट कर रहा है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स। लेट मी राइट द स्पेलिंग प्रॉपरली, LARYNX, PHARYNX, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से साउंड जनरेट होता है, वॉइस बॉक्स। ओके, और फेरिंग्स का क्या होता है, ये जो कैविटी होती है इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेजल कैविटी। नाक के अंदर जो कैविटी होती है ना, इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। और ये जो नोज़ की ओपनिंग और माउथ की ओपनिंग जहाँ पर मिल रही है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के नीचे साउंड प्रोडक्शन का एक बॉक्स होता है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पाइप बना है जहाँ से ये हवा आ जा रही है, उसको बोलते हैं, दैट पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रकिया। क्या बोलते हैं उसको, ट्रकिया, ट्रकिया। लेट मी चेक द स्पेलिंग फॉर यू, ट्रकिया, करेक्ट, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है इसको बोलते हैं लंग्स, इसको क्या बोलते हैं, लंग्स। ये क्या है, लंग्स, आराम से समझना, अच्छे से समझाऊंगा। इसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रकिया है आगे जाके 2 जगह 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवाइड हो गया ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। लेट मी चेक द स्पेलिंग फॉर यू, BRONCHI, ब्रोंकाई। ठीक है ना। अब ये ब्रोंकाई अंदर जाने के बाद, ये जो ब्रोंकाई है अंदर जाने के बाद फिर से सब डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो सब डिवाइड हो जाता है, दैट सब डिवीजन इज कॉल्ड एज अल्वोलाई। क्या बोलते हैं उसको, अल्वोलाई। क्या बोलते हैं, अल्वोलाई। ओके, स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लेना, अल्वोलाई। अल्वोलाई इज प्लूरल ऑफ अल्वोलस। अब यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें जो राइट वाला है वो पूरा लंग्स है, वो पूरा लंग्स है। और जो लेफ्ट वाला है उसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब उसको कट किया हुआ है, वर्टिकली कट किया हुआ है अंदर का पोर्शन दिखाने के लिए। तो ये क्या हो गया, अल्वोलाई हो गया। क्या हो गया, अल्वोलाई हो गया। समझ गया, ये क्या हो गया, अल्वोलाई हो गया।
अब अगर ये अल्वोलाई हो गया तो एक अंगूर की तरह लगते हैं, ये अंगूर की तरह लगते हैं, तो एक अगर हम उठाएंगे तो उसको बोलेंगे अल्वोलस। क्या बोलेंगे उसको? अल्वोलस। उसका क्या काम क्या होता है मैं समझाऊंगा, पहले पॉज करके अच्छे से लिख लो। ये जो ओपनिंग है यहाँ पर नाक की उसको बोलते हैं नोज, ये खाने की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं माउथ, इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। ये दोनों पाइप जहां पर मिल रहे हैं उसको बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के नीचे साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं लैरिंक्स। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं ट्रकिया। पाइप जाके जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अंदर जाके सब डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं अल्वोलाई। अल्वोलाई का एक वचन होता है अल्वोलस। क्या होता है? अल्वोलस। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ये हो गया, ये डायग्राम बना ली, अल्वोलस। ओके, अब अल्वोलस को हम जूम करेंगे। ओके, यहाँ प्रिंटेड में आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्वोलस को हम जूम करेंगे और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन बताने की कोशिश करेंगे। ओके, मान लो ये आपका अल्वोलस है कुछ इस तरह से। ओके ओके, ये आम नहीं है अल्वोलस है, इसको जूम कर लिया हमने। दिस इज अल्वोलस। ठीक है, अल्वोलस क्या है? अल्वोलाई है अंदर, उसको एक उठाया हमने, उसको अच्छे से जूम कर लिया, ये है अल्वोलस। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अंदर लिया। तो ऑक्सीजन को इनहेल किया मतलब ऑक्सीजन बेसिकली आएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन आएगा अल्वोलस के अंदर। फाइनली किसके अंदर आएगा? अल्वोलस। दिस इज लेट मी चेक स्पेलिंग फॉर यू, अल्वोलस। अल्वोलस। ओके, अल्वोलस, ये क्या है? अल्वोलस। ठीक है, दिस इज अल्वोलस। अल्वोलाई का सिंगल, उसको हमने जूम किया। अब इसके साइड में ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज माने जो ब्लड कैरी करते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो अब ये अल्वोलस के अंदर इधर से ब्लड आएगा, ये ब्लड कैपिलरी में ब्लड आएगा और इस ब्लड में सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है। रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट देखेंगे हम, टेंशन मत लेना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद क्या होगा? ये जो अल्वोलस है, मतलब अल्वोलाई का सिंगल अल्वोलस, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा और अंदर लेने के बाद इसको एक्सहेल कर देगा। एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनहिलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इनहिलेशन ऑफ ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन अंदर ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। इसको ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है ना, ब्रीदिंग। ओके, या फिर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग या इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हो गया। अब क्या हुआ? इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये ब्लड आगे आ रहा है। ओके, ये आगे आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आगे आ रहा है। तो ऑक्सीजन, इसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया। अब इसने इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दिया। ओके, तो ये जो ब्लड था, दिस ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसमें इसने ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। अब एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन इज इनसॉल्युबल इन ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, तो कैसे अंदर रह सकता है? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड जा रहा है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब और डिटेल में समझना चाहते हो तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ से आया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट से। मान लो ये आपका हार्ट है, 4 चेंबर होते हैं हार्ट के, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड कहाँ से आया? हार्ट से। ओके, इसमें कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्लड यहाँ से आया। अब ये ब्लड आया, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एल्वोलार मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? एल्वोलार मेम्ब्रेन। तो एल्वोलार मेम्ब्रेन का काम क्या है? इम्प्योर ब्लड में का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना और उसको एक्सहेल कर देना, और ये जो ऑक्सीजन बाहर से आया है उसको अंदर मिला देना। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा हार्ट में। इसमें क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अब ये जो ब्लड है हार्ट के अंदर जाके, हार्ट के अंदर से ये ब्लड आगे जाएगा ऑर्गन के पास, अलग अलग ऑर्गन के पास। ओके, अब इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। ऑर्गन के अंदर क्या होता है? ऑर्गन के अंदर होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू।
टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल, क्या होता है, सेल। तो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास आया, ऑर्गन के पास टिश्यू है, टिश्यू के पास सेल है, तो सेल क्या करेगा, उसके अंदर का ऑक्सीजन निकाल देगा, और सेल के अंदर एक प्रोसेस होगी, दैट इज रेस्पायरेशन। देखेंगे आगे डिटेल में, रेस्पायरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो ये जो रेस्पायरेशन होता है इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन, या फिर इसको बोलेंगे सेलुलर लेवल रेस्पायरेशन, सेलुलर लेवल रेस्पायरेशन। यहां तक समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि रेस्पायरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है बॉडी लेवल, जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल देना, उसको बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन इस तरह से इम्प्योर ब्लड आगे गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले लिया, एक्सेल कर दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, ब्लड आ गया, ब्लड में से यहाँ आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन के पास टिश्यू है, टिश्यू के पास सेल है। तो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसने किया, ब्लड ने किया। ये ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड विथ ब्लड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से कहाँ चले जाएगा, हार्ट में चले जाएगा। इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, ये फिर इधर चला जाएगा, ठीक है ना, फिर इधर चला जाएगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अल्वोलार मेम्ब्रेन निकाल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, बाहर डाल देगा, ऑक्सीजन मिला देगा, प्योर ब्लड इधर भेज देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करती है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज अबाउट कैरिंग द ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीजन कैरी किया जाता है। ऐसे ही न्यूट्रिशन। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या लगता है, रेस्पिरेशन के लिए दो चीजें लगती हैं, एक तो ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन। जैसे हमने लंग्स के अंदर हमारा जो अल्वोलस है, अल्वोलस का जो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज अल्वोलार मेम्ब्रेन। अल्वोलार मेम्ब्रेन ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, ऑक्सीजन मिक्स करके प्योर ब्लड इधर भेजा। ऑर्गन में जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो सेल है, सेल ने क्या ले लिया, उसके अंदर का ऑक्सीजन। अब और एक एक चीज लगेगी रेस्पिरेशन के लिए, एक तो ऑक्सीजन लगेगा और दूसरा लगेगा ग्लूकोज। तो जैसे ये अल्वोलार मेम्ब्रेन है, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें न्यूट्रिशन प्रोड्यूस होता है, मान लो ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर मिल जाएगा, और ये ब्लड फिर से सेल तक आ जाता है। तो जैसे हमने अल्वोलस से ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाया, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल तक न्यूट्रिशन माने ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। तो अब हमने ये सीख लिया कि हर सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे आता है। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और एक टाइप का रेस्पिरेशन करेंगे, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। इतना समझ आया? ठीक है, चलो पॉज करके अच्छे से लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शंस परफॉर्म बाय मसल। तो देख लो, ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के मसल होते हैं। एक है वॉलंटरी, जो हमारे इशारे पे काम करते हैं, हमने किया, हाथ नज़दीक लिया, हाथ दूर किया, हमारे इशारे पे काम करेंगे, उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल। हमारे इशारे के मोशन करने के लिए, हम दौड़ना चाहते हैं, हम रुकना चाहते हैं, ये मसल कौन से, वॉलंटरी मसल होते हैं। दूसरे होते हैं इनवॉलंटरी मसल, ये वाइटल एक्टिविटीज़ बॉडी के कंट्रोल करते हैं। ये हमारे हमेशा ही हर बार हमारे कंट्रोल में होते हैं क्या, नहीं। जैसे आई ब्लिंकिंग, अगर आपने सोचा कि मैं ऐसे ही रखूंगा आँख को, 1-2 मिनट तक रख सकते हो, उसके बाद खुद ही आँख क्या हो जाएंगी, ब्लिंक हो जाएंगी। तो ये कौन करता है, इनवॉलंटरी मसल। उसके बाद होता है कार्डियक मसल, ये तो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होते। जब हमारा बर्थ होता है तब से मरने तक इनका मूवमेंट चालू ही रहता है, हम इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट का हमारा पंपिंग हो रहा है ना, ये जो लब 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 हो रहा है 1 मिनट में 72 बार या 60 बार जो कुछ होता है, तो दैट इज नथिंग बट कार्डियक मसल। उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। ये मसल क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ हार्ट का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स का काम करते हैं, जो कि बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब सबको पता है कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यूज होता है। जैसे हम जब खाना खाएंगे तो इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, इट इज काइंड ऑफ जूस। या आप स्टमक में चले जाओ, स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, वो एसिडिक बना देता है और खाने को जला देता है, पूरी तरह से ऐसा ब्रेक डाउन करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, तो ये जूसेस बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं, जो रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे, ब्रिंग्स रिएक्शन फास्टर। तो रिएक्शन फास्टर होगी, कोई भी रिएक्शन, डाइजेस्टिव रहने दो या कोई और रहने दो, तो ये बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव जूस एसिडिक करेगा और इंटरस्टिशियल जूस अल्कलाइन माने बेसिक करेगा, बेसिक कर देगा उसको। ठीक है ना, उसका pH ये कम कर देगा, pH मतलब
पीएच कम करेगा मतलब एसिडिक, और ये उसका पीएच क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये सारी चीज़ें 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम का इतना ही काम है कि ट्रांसपोर्ट करेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज बना है फूड डाइजेस्ट करने के बाद, वो ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हर सेल तक पहुंचाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करती हैं। या आरबीसीज, हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। उसके बाद हाउ आर वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन द बॉडी आर कंट्रोल, सिंपल, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या अलग अलग तरह के ग्लैंड होते हैं, वो नर्वस सिस्टम के साथ, नर्वस सिस्टम मतलब क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन 9th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम ये दोनों कंबाइन होकर बॉडी के अलग अलग तरह के फंक्शंस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब चैप्टर का पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब समझो, देयर आर डिफरेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, अलग अलग तरह की सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाया पचाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को पचाने के लिए, नर्वस सिस्टम, सेंसेशन के लिए, ठीक है। अलग अलग तरह के सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद दे फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, मतलब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोल रही है कि भाई मैं मेरा काम करूंगा, ऐसे नहीं है। वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के रिलेट में काम करते हैं। कैसे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाना पचा दिया कि वो सिग्नल दे देगी किसको, नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम सिग्नल दे देगी किसको, सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम वो ग्लूकोज को बहाते हुए ले जाएगी। फिर रेस्पिरेशन में से जो ऑक्सीजन आ गया वो ऑक्सीजन मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद वो ब्लड से हर सेल तक पहुंचाया जाएगा, वहां पर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है ना। तो हर चीज के लिए, फॉर दिस एक्शन, हर चीज के लिए जो कुछ भी एक्शन ह्यूमन बॉडी में हो रही है, तो हर एक्शन के लिए दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। हर एक्शन के लिए बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत होगी। और ये एनर्जी कैसे सप्लाई जाती है, दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, एंड दैट इज अलोंग सेलुलर लेवल। जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है ना, वही लेवल क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है ना, इन आवर डाइट, हमारे डाइट के अंदर, तो ये एनर्जी सप्लाई करने का बॉडी को काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सेल के सराउंडिंग में जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑफ द सेल। सिंथेसाइज यानी प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स माने कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी जनरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज आल्सो नेसेसरी, ऑक्सीजन भी लगेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के द्वारा यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जाएगा, मतलब ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा। और अल्होली में से, याद आ रहा है, बताया ना मैंने आपको, अल्होली में से जो अल्होलार मेम्ब्रेन होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं या फिर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ के लाता है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्शन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इट इज सप्लाइड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड। तो ब्लड, जो सेल को ब्लड क्या करता है, जो ब्लड है वो सेल को न्यूट्रिएंट माने ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और ऑक्सीजन आता है लंग से बोलो या अल्होलार मेम्ब्रेन से बोलो या अल्होली से बोलो, ठीक है। दस ईच सेल हैज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट माने ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। अब उसके बाद प्लांट्स आर एटोट्रोफ, प्लांट क्या होते हैं, एटोट्रोफ मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो खुद का खाना खुद बना देंगे। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है समझना अच्छे से, सिंपल सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, रूट्स में से पानी लिया जाता है और सनलाइट होती है, सनलाइट, ओके, सनलाइट, सन एनर्जी, हीट एनर्जी ली जाती है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ही क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वरना इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड हम ले सकते हैं, पानी हम पी सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल है क्या? नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, सनलाइट भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, जो कि ग्रीन लीव्स में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। हमारे पास है क्या? नहीं, वरना इतनी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, पानी पी लो, सूरज में धूप में जाके बैठ जाओ, खाना पक जाता। ठीक है ना? तो होगा क्या, ये देगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, और ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कार्बन कितने हैं? 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? 6 दूनी 12। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 दूनी 12, 12 और 6 18। इधर कितने हैं? 6, तो इसको क्या करूंगा मैं? इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, 7 दूनी 12 और 6 18। तो इस तरह से क्या जनरेट हो गया? ग्लूकोज। ओके, तो अब होता क्या है, आफ्टर यूजिंग दिस फूड, ये जो फूड फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने प्रोड्यूस किया, खुद के लिए यूज करेगा, ओन नीड, उसके जो खुद के नीड होंगे, खुद के प्रोसेस के लिए वो यूज करेगा, और बचा हुआ खाना क्या करेगा? वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, जो हम फ्रूट खाते हैं, या फिर रूट्स या लीव्स, पत्तों के अंदर, या स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स मतलब कंदमूल, गाजर हो गया, या फिर हमारा जो मूली होती है वो हो गया। ओके, तो अब क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट मैटर इज कंज्यूम बाय, जो प्लांट का मैटर होता है, मतलब ये सारी चीजें, फ्रूट हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, ये हो गया, कंज्यूम बाय एनिमल, ये एनिमल खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स होता है। तो इस ये कई में होता है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, क्या क्या है? मिल्क, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट होता है, जगरी मतलब जो गुड़ होता है, गुड़। ओके, उसके बाद केन शुगर, शक्कर या गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है। सीरियल्स मतलब तृण धान्य, ज्वारी, गेहूं, ये सब हो गए। उसके बाद वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वीट पोटैटो, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है? 4 किलो कैलोरीज, इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है? 4 किलो कैलोरीज हीट हमें मिलती है। ठीक है, तो इस लाइफ प्रोसेस के सिलेबस में आपको जो डिटेल में है वो प्रोसेस है रेस्पायरेशन। कौन सी प्रोसेस है? रेस्पायरेशन। ठीक है ना? तो लेट मी गिव यू द जनरल आइडिया अबाउट रेस्पायरेशन। बिफोर दैट वी हैव टू टेक सम बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना, जो ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, आराम से समझो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो इसको पहले क्या करो? CHO लिखो। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, आप आगे पढ़ने वाले हो 10th स्टैंडर्ड में। ओके, हर एक को एक एक OH ग्रुप दे दो, सबको एक एक OH ग्रुप दे दो, सबको एक एक OH ग्रुप दे दो, सबको एक OH ग्रुप दे दो। ठीक है, अब एक दूसरे को कार्बन से लिंक कर दो, कार्बन से लिंक कर दो। अब सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, एक एक हाइड्रोजन दे दो, एक एक हाइड्रोजन दे दो। सिर्फ लास्ट वाले को 2 हाइड्रोजन दे दो। मेजर गिन के देखो, 100% C6H12O6 आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब 2-3 चीजें होती है, हमने ऑलरेडी देखा है केमिस्ट्री में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या गिविंग द इलेक्ट्रॉन, या लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का लेना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के मेन लॉजिक की तरफ, जिसका नाम है रेस्पायरेशन। क्या नाम है जिसका? रेस्पायरेशन। ठीक है ना? तो अच्छे से समझना रेस्पायरेशन। अब ये जो रेस्पायरेशन होता है ना, ये रेस्पायरेशन 2 लेवल पे होता है। कितने लेवल पे होता है? 2 लेवल पे होता है। ठीक है, तो या फिर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेक्चर, यही पोर्शन हम अगले लेक्चर में डाल देंगे। तो लेक्चर नंबर 2 देखना ना भूले। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।